A very warm good morning to everybody. First of all, I would like to wish a very happy World Physiotherapy Day to everyone, and I would like to thank Rahul sir for giving me the opportunity to explain our bachelor students to tell about masters. So basically, obviously, in physiotherapy, it's a second innings of physiotherapy, जहाँ हम एक कदम आगे बढ़ते हैं अपनी फील्ड की तरफ। मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी आज कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है मास्टर्स में। बेसिकली मास्टर्स में हमारे रिसर्च होते हैं, हमारी थीसिस होती है स्पेसिफिकली जो हमारे नेम से होते हैं। आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक की क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट वन इज़ केस प्रेजेंटेशन। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें केस प्रेजेंटेशन है, मतलब स्पेसिफिक कोई केस होगा। जैसे मान लो स्ट्रोक का केस है, फ्रोज़न शोल्डर का केस है, ऐसे केसेस होंगे और वो हमें सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, टीचर के सामने, अपने प्रोफेसर फैकल्टी के सामने, ऐसे प्रॉपरली कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या था, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, सोशल, मतलब एक प्रॉपर असेसमेंट फॉर्मेट रहता है जिसमें आपको उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक सारी चीज़ें लेनी होगी और वैसे प्रेजेंट करना होगा एक किसी भी केस को। तो ये हमें मास्टर्स में स्पेसिफिकली करनी होती है। जैसे अलग अलग सेमेस्टर्स में ऐसे 30 ग्रेस प्रेजेंटेशन, 40, 50, 60 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल प्रेजेंटेशन। आर्टिकल प्रेजेंटेशन अभी जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में हैं उन्हें आर्टिकल्स पढ़ने के बारे में बताया जा रहा होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली रिसर्च की काफ़ी चीज़ें मास्टर्स में की जाती है। तो एक आर्टिकल प्रेजेंटेशन होता है, जो पहले से आर्टिकल पब्लिश्ड होते हैं वो हमारे गूगल स्कॉलर, पबमेड, पीडिया, ये सारी चीज़ों में प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें आर्टिकल्स वहाँ से निकालने हैं जो पहले से पब्लिश्ड है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्या है इसका, क्या इंटरवेंशन मतलब क्या ट्रीटमेंट इन्होंने यूज़ किया, कितने दिनों तक यूज़ किया, कितने सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए थे, ये सारी चीज़ आर्टिकल्स में रहते हैं। किस टाइप की स्टडी थी ये, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी, कॉसी एक्सपेरिमेंटल थी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, किस टाइप की थी, ये चीज़ें हमें देखनी है कि वो आर्टिकल क्या बताना चाह रहा है। और फिर जर्नल पब्लिकेशंस के भी अलग अलग जर्नल्स होते हैं जिसमें आप अपने आर्टिकल्स को जो आपने थीसिस बनाई वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। माइक्रो टीचिंग, ये माइक्रो टीचिंग मतलब कि जैसे मास्टर्स में हमें ऑप्शन, जैसे क्लिनिकल, किसी का शौक होता है क्लिनिकल में जाना है, किसी का शौक होता है कि उनको एकेडमिक करियर में जाना है, तो मास्टर्स में हमें माइक्रो टीचिंग में अलॉट करी जाती है पर सेमेस्टर वाइज कि आपको 20 लेनी है, 25 लेनी है हर सेमेस्टर्स में, कि आपके पास एटलीस्ट एक टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग जैसे ये मैं एक माइक्रो टीचिंग ले रही थी जहाँ पे टीचर्स बैठे थे और टीचर्स आपकी माइक्रो टीचिंग असेस भी करता है कि आपने कितने बच्चों से इंटरेक्शन करा, कैसा पढ़ाया, कैसा एक्सप्लेन करा, पीपीटी से पढ़ाया या फिर हाथ से डायग्राम से बताया, एक्सप्लेन किया, बच्चों को बुलाकर प्रैक्टिकल्स दिखाए। तो ये सारी आपकी असेसमेंट होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बूस्टअप हो जाएगा कि फिर आप किसी भी रैंडम क्लास में जाके किसी को भी पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। कैंप, ये यहीं पे हमारे सीनियर ने कैंप लगाई थी। एक ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है कि आपको कहीं भी किसी भी जगह में, कैंप में, एनजीओज़ में, पुलिस स्टेशंस में, किसी क्लिनिक में, मतलब कहीं भी ऐसी जगह आप कैंप लगा सकते हो, फ्री अवेयरनेस कैंप लगा सकते हो, अर्गोनॉमिक कैंप्स, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। मतलब आप एज अ हेड उस चीज़ को लीड करोगे। अभी रिसेंट फिजियोथेरेपी डे में भी हमारा 10 तारीख को ऐसा है कि कैंप है, तो वो कैंप सारे एमपीटीज जो है वो लीड कर रहे हैं। उनमें कैसे मैनेजमेंट होगा, इस सब सारी चीज़ों से क्या होता है कि आप मैनेज करना सीख जाओगे, एक मास लेवल पे कैसे चीज़ें आप समझा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम्स इज पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर प्रेजेंटेशन हमारा मैंडेटरी होता है कि हर सेमेस्टर में आपको एक पेपर प्रेजेंटेशन एटलीस्ट करना है किसी कॉन्फ्रेंस में। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग आईएपी गए होंगे
या फिर कहीं भी अलग अलग जगह जाते हो तो वहाँ पे पोस्टर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती है। पेपर प्रेजेंटेशन में आपको कोई केस स्टडी, आरसीटी, केस रिपोर्ट, सिस्टमिक रिव्यूज़, ये सारी चीज़ को आपको प्रेजेंट करना होता है वहाँ पे। तो ये एक केस पेपर प्रेजेंटेशन था जो मैंने रिसेंटली एक पेपर प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में। तो जिसका एक केस था, स्पेसिफिक केस रिपोर्ट थी कि पैलेटल एक्सरसाइजेस एंड टर्न एक्सरसाइजेस आप पोस्ट डिप्थेरियल पैलेटल पैल्सी में कैसे दोगे। तो ये प्रॉपर फिर पेपर को प्रेजेंट करना रहता है आपको कि आपने क्या इंटरवेंशन यूज़ करे, कितने दिन के करे, फिर आपका पोस्ट रिजल्ट क्या था, प्री आपने कौन से आउटकम मेजर्स लिए, ये सारी चीज़ आपको देखनी होगी। और इस पेपर को फिर प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ता है आपको सारे वहाँ के जो कॉन्फ्रेंस में जो भी सीनियर्स रहेंगे जो आपको असेस करते हैं उनके सामने। ये अभी आईसीपीटी मुंबई में पेपर प्रेजेंटेशन हुई थी। तो एक उसका पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट करा हुआ है कि सामने जितने आपको टीचर्स असेस करते हैं, प्रोफेसर्स असेस करते हैं, वहाँ के मेंबर्स असेस करते हैं। तो ऐसे आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना होता है कॉन्फ्रेंसेस में। आईएपी बहुत लोग गए होंगे वीबीयू से, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें होती है। नाउ एथिकल प्रेजेंटेशन, मतलब ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मास्टर्स में, एथिकल का अप्रूवल मिलना। मतलब एथिकल कमेटी होती है हर कॉलेज में या फिर किसी भी जगह की, वो एक कमेटी बनी रहती है रिसर्च पर्पस से कि आप जो चीज़ कर रहे हो, मतलब एथिक्स होता है ना हर चीज़ में, तो ऐसे रिसर्च के भी अपने एथिक्स हैं। तो वो एथिकल कमेटी मतलब कंफर्म करती है एंड आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर देगी कि हाँ आपकी ये एक स्टडी लायबल है, आप इसको पब्लिश कर सकते हो। तो इसलिए एथिकल कमेटी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आपको अपना जो पेपर मतलब जो अपनी थीसिस बनाई है, अगर उसको आपको अच्छे जगह पब्लिश करवानी है तो एथिकल प्रेजेंटेशन आपको जितनी भी एथिकल कमेटी है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, आपको अपना एथिकल प्रेजेंटेशन देना है। वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, क्यों कर रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, इस स्टडी से किसी को नुकसान होगा, मतलब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। आपको अपनी स्टडी आपको क्यों करनी है, सही है गलत है कैसे, वो सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद वो कन्फर्मेटरी देंगे और स्टैम्प मारेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी स्टडी के लिए स्पेसिफिक प्रोवाइड करेंगे। इन जनरल भी आप जैसे गूगल स्कॉलर या फिर ये सारी चीज़ों पे आर्टिकल्स देखते हो, तो जो पब्लिश्ड आर्टिकल होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब जिसके पास एथिकल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो कभी ये चीज़ अगर आप देखोगे पेपर तो देखना। मूविंग टू नेक्स्ट इज टॉपिक प्रेजेंटेशन। हमारे हर सेमेस्टर्स टॉपिक प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, एमपीटीज में ये भी चीज़ें करनी होती है। तो मतलब कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आप ले सकते हो, प्रॉपर्ली आपको स्लाइड्स बताने हैं, उसको मेंटेन करना है। और उसके बाद फिर आप अपनी टीचर्स के पास जाओ, वहाँ पे फिर से सारी फैकल्टीज़ मिलेंगी, आपको प्रॉपर एक टॉपिक के बारे में जो भी टॉपिक आपको रिस्पेक्टिव मिला है उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वैसे आपके टॉपिक के बारे में नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस तो मतलब कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट तो सबसे अच्छा इंक्रीज़ होगा कि आफ्टर 2 years ऑफ एमपीटी जब आप निकल रहे हो तो सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो, मतलब आपको किसी चीज़ का डर नहीं हो उस टाइम, या फिर ऐसा नहीं लगे कि अरे मुझे ये चीज़ नहीं आती। और मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली बहुत नीडेड होती है, तो आप जब ये सारी चीज़ सीखोगे ना तो मैनेजमेंट आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा। नो सिनॉप्सिस, जो हम थीसिस बनाते हैं अपनी पब्लिकेशन से पहले, एक सिनॉप्सिस मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये मेरी सिनॉप्सिस की पिक्चर है कि हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मा बनाने रहते हैं कि आपका नेम एड्रेस क्या है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है आपकी, कौन सा कोर्स है, उसकी स्पेशलाइजेशन। जैसे मेरी न्यूरोलॉजी एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है तो ये उसमें मेंशन है, मेरी टाइटल क्या है वो चीज़ मेंशन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिनॉप्सिस परफॉर्मा आपको बनानी है। यहाँ पे तो मैंने बस एक पेज का स्क्रीनशॉट लगाया है, अदरवाइज इसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक का। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक का, फिर उसके अंदर इंटरवेंशन क्या, आउटकम मेजर्स मतलब किस स्केल्स पे आप उसको मेज़र कर रहे हो, कितने दिन के लिए, कौन सी स्टडी है, आपकी सैम्पल साइज़ क्या है,
आरसीटी है, मतलब हर स्टडी के आप रिसर्च उसमें बहुत बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जो अभी तो आप नॉर्मल इधर थ्योरी पढ़ रहे हो, पर जब आप उसको प्रैक्टिकल में लाओगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर जब प्रैक्टिकल में आप यूज़ करोगे तो प्रॉपर आपको समझ आएगा कि हाँ इसका कितना यूज़ है। अभी तो जस्ट आप थ्योरी बेसिस पे पढ़ रहे हो, इसलिए उसके बेसिक्स अच्छे से क्लियर रखनी है कि आगे भी आपको फर्दर अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो तो आपको इजी हो। ओके, ये स्पेशली एक पिक्चर है जो मेरे मतलब मेरे कॉलेज की है। तो इसमें जो बुक ली हुई है ना वो थीसिस है। ये प्रॉपर एक बुक होती है मोटी सी जो ऐसे बन के निकलती है, जो आपकी थीसिस होती है। इसके ऊपर मतलब आपने आपका नाम, कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली आपका क्या टॉपिक है, क्या टाइटल है जो थीसिस आपने पब्लिश किया। तो ये सबसे मेन चीज़ आपके मास्टर्स में ना यही चीज़ होती है। तो इसके साथ क्योंकि ये ना आपके और स्पेशली एकेडमिक्स जिसको परस्यू करनी है ना, तो आप जितने ज़्यादा थीसिस, जितने ज़्यादा पेपर पब्लिकेशन सब आपके नाम से रहेंगे ना, वो आपकी सीवी में और ऐड ऑन करते हैं, जो आपके लिए मतलब वेटेज होता है उसका बहुत ज़्यादा। ओके, पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब जैसे प्रेजेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स है इसमें। तो एक पोस्टर प्रेजेंटेशन है। अब जैसे आपने पेपर प्रेजेंटेशन देखा, पेपर प्रेजेंटेशन की अलग अलग चीज़ होती है। पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब आपकी इसमें सिर्फ एक आपको पोस्टर निकलवानी है वो, या फिर आप मतलब स्लाइड्स में उस हिसाब से दे सकते हो, एक ही में मतलब एक ही पेज में सब कुछ रहेगा आपका। ये क्या टॉपिक है, क्या केस रिपोर्ट था आपका, उसके पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, रेफरेंसेस के भी बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके रिसर्च में। वैनक्यूवर मेथड और ये सारी चीज़ अलग अलग होती है। आपको रिसर्च बहुत डीप पढ़नी पड़ती है और करनी पड़ती है स्पेशली मास्टर्स में। अभी रिसेंट हमारे कॉलेज में डायबिटीज़ के लिए फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस हुए थे। तो जितने भी डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, सब ने अपने केसेस के अकॉर्डिंग कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर हमने पेशेंट्स पे क्या चीज़ करवाई तो हमें क्या इफ़ेक्ट मिला, ये सारी चीज़ का प्रेजेंटेशन प्रॉपर, इसमें ग्राफ्स बनेंगे, सब कुछ चीज़ें जैसे इसमें मेंशन हो रही है ना वो, और जितने डाइस पे लोग रहते हैं फिर वो असेस करेंगे और इस हिसाब से चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ओके, सो दैट्स ऑल। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें बता दी, बहुत टफ होता होगा, पर नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपने पहली बार सुनी होगी, इसलिए भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप चीज़ें समझ जाओगे तो ये आपके लिए भी ईजी होगा और इट्स इंटरेस्टिंग। और ऑब्वियसली जिसको एकेडमिक लाइन में जाना उसके लिए तो ऑब्वियसली आई विल कंसिडर कि आप मास्टर्स परस्यू करो। क्लिनिकल में भी जिसको जाना है तो एक वेटेज के लिए आप ये चीज़ करते हो, नॉलेज तो ऑब्वियसली गेन होगा, मैनेजमेंट भी गेन हो रहा है, तो ये सब क्लिनिकल में भी आपको यूज़ में आएगा। तो इट्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। अदरवाइज़ ऑब्वियसली वर्कलोड और ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि 2 साल के बाद जब आप निकलो तो ऐसे वो जो बैचलर्स वाले बच्चे होते हैं ना वैसे नहीं रहो। मतलब मास्टर्स के बाद प्रॉपर्ली आपको पता रहे कि क्या चीज़ें हैं, थोड़ा हाई टेक वाली जो चीज़ होती है ना वो सब आपकी क्लैरिटी बनी रहे। और बस इतना ही है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, जब अच्छे से पढ़ोगे चीज़ें बताई जाएंगी तो आप समझ जाओगे। एंड अदर देन दैट अभी आप जिस जगह पे हो बीबीयू में, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छी जगह है। हम वहाँ से निकलने के बाद खुद ही बहुत मिस करते हैं उस जगह को। तो जब तक आपका टाइम है आप वहाँ पे एंजॉय करो। एंड once again thank you to Rahul sir for giving me this opportunity. And once again thank a very happy World Physiotherapy Day. Keep shining everybody and all the very best. Thank you.